नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, 26 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है ना, उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न सभी को हम क्या करेंगे, एकदम खत्म कर देंगे, एकदम पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जो पूरा सॉल्यूशन देख के जाएगा उसका टेक्नीशियन में बहुत फायदा होने वाला है साथियों। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ उसी को बताता हूँ, उससे जितने और रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं उसका पूरा मैं आपको डिटेल यहीं पर बता देता हूँ, ताकि आपको क्या रहता है, क्लास रिविजन हो जाता है और बहुत चीज़ें आपको याद हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, फिजिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया हुआ है, बायोलॉजी में भी कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही प्रश्न आपके आ रहे हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन से, एसिड बेस से, मेटल नॉन मेटल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना। ये सबसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, मैटर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सब हमने आपको पहले डिटेल में पढ़ा दिया है ना। तो वीडियो खत्म होने के बाद, इसको देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद आप कृपया जाकर प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ से आपको जो आसानी होगा चीज़ों को समझने में और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप एक बार जाकर पढ़िए, ठीक है ना। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। और इसका भी जो है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ए एल पी 2024 का एग्जाम जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, क्योंकि 25 से एग्जाम हुआ था ना, 25 का 3 शिफ्ट हुआ, 26 का 3 शिफ्ट हुआ। तो लगभग शुरू से हम कराते आ रहे हैं, शायद ये छठा वीडियो है, ठीक है ना, एल पी का जो सोल्यूशन का। तो वहाँ पे आप शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि शुरू से देखने के बाद आपको क्या होगा, बहुत चीज़ें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिया है, लेकिन हिंदी में होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हिंदी में ही रहता है ना, इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी उसको ट्रांसलेट नहीं करता। कह रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। साथियों, इसको हिंदी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सी भौतिक राशि है जो कि विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खपत को दर्शाता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि हमने आपको शक्ति पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन एनालिसिस में जो करा रहे हैं उसमें मैंने आपको बोला था। डिटेल्स मैंने नहीं, अलग से चैप्टर शक्ति वाला नहीं पढ़ा, लेकिन जल्द ही मैं उसका थ्योरी डालने वाला हूँ, ठीक है ना। बस आप चैनल बने रहे, सब्सक्राइब कर लें। तो पी मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है। साथियों, विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये होता है P बराबर W/T होता है। तो हमें बताइए, हम बोल रहे हैं कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ऊर्जा का खपत हो रहा है। कार्य करने की दर का काम करेंगे तो भाई ऊर्जा चाहिए ना। अगर आपका ऊर्जा नहीं है तो काम कैसे कर पाएगा। तो कार्य करने की जो रेट है ना, वो आपको क्या कराएगी, शक्ति कराएगी। तो ऊर्जा खपत हो रहा है, तो यहाँ वही तो यहाँ बोल रहा है, एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, यानी कि ऊर्जा की खपत विद्युत परिपथ में। तो कौन सी भौतिक राशि होती है, विद्युत शक्ति होती है, यानी कि पी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप हीट एनर्जी अलग चीज़ है, उष्मा ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर होता है। ये सब बता दिया मैंने आपको, विभवांतर के बारे में बताया है, विभव के बारे में बताया है, ठीक है ना। लगातार सोल्यूशन देखते रहिए, उसमें बहुत चीज़ रिपीटेड होता है और आपको कितना जो है ना सोल्यूशन देख के याद हो जाएगा, कितना टॉपिक सब भी रिविजन हो जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ शक्ति से रिलेटेड, और जैसे कि पी बराबर सूत्र क्या होता है, W/T होता है ना, और बता देता हूँ। और सूत्र क्या होता है, पी बराबर, इससे न्यूमेरिकल फिक्स से बनता है, पी बराबर VIB होता है। पी बराबर क्या होता है, VIB होता है। और पी बराबर साथियों आपका होता है I²RB होता है, लिख लीजिए। पी बराबर क्या होता है, I²RB होता है। और एक पी बराबर होता है V²/R। ये सब चारों सूत्र लिख लीजिए, चारों सूत्र से जो है न्यूमेरिकल बनता है। एक क्या होता है, पी बराबर V²/R, एक होता है पी बराबर VI, एक होता है पी बराबर W/T, और एक होता है आपका पी बराबर I²R। तो ये चारों फॉर्मूला किसके होते हैं, ये शक्ति के होते हैं। तो चारों में किसी से भी जो न्यूमेरिकल आपका बन सकता है, समझ गए। उम्मीद है कि समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान बल द्वारा किया गया कार्य होगा। साथ में बता दूं, कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, और साथ में होता है cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो cos थीटा मतलब थीटा का मान यहाँ पर 0 होगा, तो cos थीटा को हम नहीं लिखेंगे। लेकिन जब थीटा का वैल्यू भी दिया जाएगा तब आप cos थीटा याद रखना पड़ेगा। तो आप याद रख लीजिए कि कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन और उसके साथ cos थीटा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप यहाँ cos थीटा का जरूरत है नहीं, तो cos थीटा को हटा देते हैं। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कार्य का। जिससे क्या होता है, मान चलिए ये हमारा कोई वस्तु, ये हमारा क्या वस्तु है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये हाथ हमारा है, इधर से क्या कर रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या इधर खसकेगा,
तो अभी पहले यहाँ पर था, हम फोर्स लगाएं तो ये वस्तु जो यहाँ पर आ गया, तो हम फोर्स लगाएं इधर और वस्तु भी इधर ही खिसका ना, तो यानी हम बोलेंगे यहाँ पर जो है ना, काम तो बल तो लगाए हैं, काम भी हुआ। काम कब होगा जानते हैं? काम तभी होगा जब वस्तु हंसकेगा। वस्तु यहाँ पर था, हम काम की यानी बल लगाएं तो वस्तु यहाँ खिसक के आ गया, मतलब विस्थापन हुआ। और विस्थापन किधर हुआ? बल की दिशा में। बल भी इधर लगाएं, विस्थापन भी इधर हुआ। विस्थापन मतलब एक जगह दूसरी जगह हटना, ऐसा समझ लीजिए, विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ था, यहाँ से इसको बल लगा के यहाँ विस्थापित कर दिया, तो ये यहाँ पर जो हम कार्य हुआ ना वो धनात्मक कार्य हुआ। तो वही देखिए, वही क्वेश्चन था, तो हम कर लेते हैं। सूत्रीय डायरेक्ट पूछ दिया तो क्या होगा? कार्य क्या होगा? एफ एस, सीधा आंसर हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा एक बार और, यहाँ पर कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि अगर बल लगाएं और बल जिस दिशा में लगाएंगे ना, अगर वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो तो धनात्मक कार्य होगा। अब इसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु, ये क्या है? वस्तु है, और इधर से हम बल लगा रहे हैं, तो ये खसक के इधर ना बल की और पीछे अगर आ जाए, यानी कि हम बल लगाए इस दिशा में, वस्तु खिसक गया इधर, तो बोल देंगे कि जो है ना कार्य जो यहाँ पर हुआ, कार्य तो हुआ। क्यों? कार्य कब होगा? कार्य तब होगा जब वस्तु विस्थापित होगा। तो वस्तु मान चलिए यहाँ था, बल लगा तो उल्टे खिसक के और इधर आ गया वो, तो कार्य हुआ, विस्थापित हुआ ना, कार्य हुआ। लेकिन कार्य कैसा हुआ? ऋणात्मक कार्य हुआ। बल लगाए इधर और खिसक गया इधर, तो ऋणात्मक कार्य हुआ। अगर मान चलिए वस्तु यहाँ पर है, हम खूब बल लगा रहे हैं, वस्तु खिसक ही नहीं रहा है, वस्तु जहाँ का तहीं है, भारी वस्तु है जहाँ का तहीं है, तो बोलेंगे विस्थापित नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए ना? उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर से पूरा प्रश्न आया है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने ये पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना। हम चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं, तीसरा तो वो सही बोला है ना, हम थोड़ा चौथा को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ये तीनों पॉइंट जो साथी है ना, 1 2 3, देखिए तीनों पॉइंट आपको यहीं से याद हो गया। एक तरह से इस क्वेश्चन से आपको देखिए कितना फायदा मिला। सोडियम कार्बोनेट का आपको उपयोग भी याद हो गया। पहला उपयोग बिल्कुल सही है, दूसरा उपयोग बिल्कुल सही है सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तीसरा उपयोग बिल्कुल सही है। और ये जो तीसरा ऑप्शन जो दिया आपका है, ये सही कौन कौन है? पहला है, दूसरा और चौथा है, ठीक है ना? पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। नहीं साथियों, गलत बात है। अभी बताइए यहाँ क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, यानी घरों में साफ सफाई के लिए होगा, उसको हम पेट में यूज करेंगे एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। संभव है क्या? नहीं संभव। तो यहाँ ये 3 नंबर क्या गलत है? तो हमें ये बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का तो पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का नहीं, बल्कि हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस पॉइंट को लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको क्या बोलते हैं साथियों? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा में जब साथियों हम टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं ना, जब बेकिंग सोडा में यानी कि NaHCO3 में जब क्या करते हैं हम? टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं, तो वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। देखिए हम, ये हो गया बेकिंग सोडा, NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। और हम बेकिंग सोडा नहीं खाते हैं, हम खाते हैं बेकिंग पाउडर, जो घरों में जो व्यंजन में यूज किया जाता है ना, किसी चीज़ को फुलाने के लिए, पूरी फुलाने के लिए, या पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, सोडा नहीं डालते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने के बाद ही बेकिंग पाउडर बनता है, और हम बेकिंग पाउडर ही यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फूलने का कारण बनता है। समझ गए ना? तो ये जो बात कह रहा था कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए, तो सोडियम कार्बोनेट का नहीं किया जाता है, इसमें क्या जाता है? बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का कह सकते हैं आप, ठीक है ना? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख दें। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ये होता है Na2CO3, ठीक है ना? ये किसका सूत्र होता है? सोडियम कार्बोनेट का। एक और अच्छी बात बताता हूँ इसके बारे में साथियों, अगर इसको सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 जल के अणु जोड़ देना, 10 जल के अणु जोड़ दें, तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 गो जल का अणु, यानी कि 10 मतलब क्या? डेका, और H2O का मतलब हाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
तो अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम सोडियम कार्बोनेट नहीं हुआ, अब इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका एक अच्छा सा नाम है, सामान्य नाम, इसको क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा। क्या बताइए, हमने आपको ये नहीं पढ़ा है पूरा डिटेल में, एसिड सॉल्ट हमने पढ़ाया हुआ है, एसिड बेस, उसी से ही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना जो बात बताएं आपको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न बायोलॉजी से आया हुआ है, करा कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो इसको समझते हैं। क्या क्या दिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका, हमने आपको बताया, इसके बारे में नहीं बताया है। हर एक प्रश्न में जो है जितना भी एक बार आता है, हम ऑप्शनों में आता है सब आपको हम डिटेल में उसको बता देते हैं, ठीक है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका, फिर क्या हरित लवक है, फिर सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर आपका लयन का, इसको लाइसोसोम बोलते हैं। तो मैं आपको पहले इसका आंसर बताया, तो आंसर तो देख सकते हैं बिल्कुल रेलेवेंट सही दिया है कि जो कोशिका द्रव, देखिए होता क्या साथियों, ये हमारा क्या होता है, कोशिका होता है। ये क्या होता है, कोशिका, कोशिका के बीच में क्या होता है, एक केंद्र होता है, इसके चारों ओर एक द्रव होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक में भी जो द्रव होता है, केंद्रक में भी क्या होता है साथियों, द्रव होता है। अब देखिए, ये हो गया कोशिका द्रव और ये हो गया केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव बन जाएगा। और जीव द्रव क्या होती है, भौतिक की, जीवन की भौतिक इकाई होती है। समझ गए ना, ये सब पॉइंट बार बार बता रहे हैं आपको, तो रिपीट करके आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या हो, कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कोशिका द्रव ये है, ये कोशिका द्रव, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ये आपका क्या कोशिका द्रव है। तो इसके क्या कर, विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए, मतलब जो भी चीज़ है पदार्थ, जैसे कि प्रोटीन हो गया, है ना, वसा हो गया, और जो भी चीज़ें हैं उनका परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन का, अंतःप्रद्रवी जालिका करता है। समझ गए ना, ये बात बिल्कुल सही है। और बात बताएं आपको, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर, क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। तो ईआर साथियों जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है, इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है। ईआर कितने प्रकार का होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो RER है, इसको हिंदी में बोलते हैं रफ, मतलब खुरदरा, खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक बात और ध्यान दें, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये करता है राइबोसोम का निर्माण। क्या करता है साथियों, राइबोसोम का निर्माण कहता है, इस बात को लिख लीजिए। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लिपिड, लिपिड माने वसा। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा और ये लिपिड का निर्माण करता है। समझ, यानी बोलेगा राइबोसोम जो है अंतःप्रद्रवी जालिका किसका पार्ट है, तो खुरदरी यानी कि रफ वाला का पार्ट है, RER का पार्ट है। इतना बात समझ गए ना। और बताएं क्या कुछ, चलिए और कुछ बताते हैं इसके बारे में, और आपको कुछ बताते हैं। ये जो हमने आपको बताया अभी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये होता क्या साथियों, ये कशेरुकी जंतुओं में, ध्यान दीजिएगा, कशेरुकी समझते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे हम लोग हो गए, है ना, कुत्ता बिल्ली होगा, ये सब क्या होता है, कशेरुकी जंतु होता है। रीढ़ की हड्डी इनमें पाई, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो कशेरुकी जंतु जो होते हैं उसके यकृत में SER क्या करता है, जो जहरीले पदार्थ हो, जिसे मान चले हम जहरीले पदार्थ खा लिए, तो उस जहरीले पदार्थ को कम करने का प्रयास करता है। कौन, SER, कशेरुकी जंतु। बात समझ गए ना। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आपने बहुत चीज़ें समझ लिया, ठीक है ना। और समझा दें, अंतःप्रद्रवी जालिका को शरीर का, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। समझ गए ना। चलिए अब हरित लवक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरित लवक के बारे में देख लेते हैं। हरित लवक साथियों क्या होता है, ये केवल पादप में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं, केवल पादप कोशिका में। और बताएं इसके बारे में, और बताते हैं साथियों। हरित लवक जो बेसिकली ये लवक का प्रकार है। लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिड साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहला साथियों क्या होता है, ओवर्ने लवक। क्या होता है, ओवर्ने लवक होता है। सब लिखते जाइए, अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं ना, तो मैं जो इतना बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है बताने का। ओवर्ने लवक। और दूसरा क्या होता है आपका, वर्णी लवक होता है।
क्या होता है, वर्णी लवक, और तीसरा आपका होता है हरित लवक। शॉर्ट में लिख लीजिएगा। क्या क्या काम होता है, काम भी लिख लीजिए। अवर्णी लवक क्या होता है, ये रंगहीन होता है। और देखिए नाम है अ का मतलब साथियों नहीं होता है, और वर्णी का मतलब रंग, लवक का मतलब लवक। तो यानी कि अवर्णी लवक क्या होता है, इसमें ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, ये लवक रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, पौधों के, अब रंगहीन जगह पर पाएगा। तो बताइए पौधों का रंगहीन जगह कौन है, तो बोलिएगा जरूर तना, जरूर तना। तो बोलेगा कि जरूर तना में कौन पाया है, अवर्णी लवक पाया है। फिर वर्णी लवक की बात करें, इसमें लिखा है वर्णी, वर्णी का मतलब क्या होता है, रंग। तो ये क्या है, पौधों के रंगीन जगह पर पाए जाते हैं। तो पौधों के बताइए कि रंगीन जगह कौन है, तो बोलिएगा फूल है, लिख लीजिएगा फूल है, फल है और पत्तियां हैं, यहाँ पाई जाएगी। और अब आता है हरित लवक। हरित लवक साथियों कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। और हरित लवक के भीतर ही क्या पाया जाता है, पर्ण हरित पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है लवक के बारे में आप इतना समझ गए होंगे। बात करते हैं आगे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको पिछले हर में बता ही दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको सूत्रकण क्या बोलते हैं, इसके पास खुद का डीएनए होता है ना, डीएनए होता है। और राइबोसोम खुद इसके पास होता है। राइबोसोम के पास क्या होता है, डीएनए, राइबोसोम खुद, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। अच्छा, लवक, लवक मैंने आपको बोला था, लवक के साथ भी जो है, लवक का भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है। लवक का भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना। बाकी लाइसोसोम समझ में करते हैं, किसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम के पास क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई कोशिका का अंग काम नहीं करता है तो ये खुद फट के उस सबको फटा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर रक्त शरीर के शेष भागों से CO2 डैश में छोड़ने के लिए जाता है। मैं आपको साथियों थोड़ा सा श्वसन तंत्र के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है साथियों, हम थोड़ा सा बनाना चाहेंगे आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये होता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, कुछ इस तरह से है ना। मैंने एक छोटा एक बड़ा बनाया, लेकिन दोनों थोड़ा सा लगभग बराबर ही होता है। तो समझते हैं क्या होता है क्या साथियों है, ये जो हमारा है ना, ये फेफड़ा है, ये हमारा क्या है, ये पहले बना देते हैं हम। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। इसको साथियों बोलते हैं श्वास नली। ठीक है ना। और इस श्वास नली से क्या है ना, इधर बहुत सारे ब्रोंकाइट्स निकले रहते हैं, वो मैंने नहीं बनाया है। श्वास नली से क्या निकले रहता है, बहुत सारे ब्रोंकाइट्स निकले, चलो बना ही देते हैं। और ब्रोंकाइट के बाद क्या, इधर आपका ये जो दो दिख रहा है, ये जो हमने बनाया है, ये आपका क्या है, फेफड़ा। ये आपका क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या, फेफड़ा आपका। साथियों फेफड़ा हमारा क्या होता है, तो इसको कर देते हैं। फेफड़ा में क्या साथियों, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ये जो ब्रोंकाइट्स है ना, इसमें गुब्बारे जैसे संरचना होती है। इसमें क्या होती है, गुब्बारे जैसे संरचना होती है। और इस गुब्बारे जैसे संरचना का पता है नाम क्या, फेफड़ों में गुब्बारे जैसे संरचना का नाम है कुपिका। क्या है, कुपिका बोल लीजिए, या आप वायु कुपिका, खाली कुपिका या वायु कुपिका भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है। और ये मदद क्या करता है बताते हैं साथियों। होता क्या है, जैसे हम सांस लिए तो श्वास लिए, तो ये किससे आएगा, ये आपका आएगा, यानी ऑक्सीजन लेंगे ना, ऑक्सीजन 21% होता है। तो सांस जब लेंगे तो ये आपका देखिए आएगा कैसे, ये आएगा इसके द्वारा आएगा, श्वास नली के द्वारा आएगा श्वास नली के द्वारा आएगा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में किसके पास, ये जो छोटा गुब्बारा बना है ना, इसके पास जाता है, वायु कुपिका पास। तो वायु कुपिका ऑक्सीजन को ले लेता है। अब क्या होता है, यहाँ इसके पास रक्त होता है, तो ये रक्त क्या करता है, इस ऑक्सीजन को उठाता है यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है। रक्त इस ऑक्सीजन को उठाएगा और शरीर के सभी कोशिकाओं में जहाँ जहाँ ग्लूकोज बचा है, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट से टूटकर, उसको ऑक्सीजन दे देगा। और उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन देने के बाद ग्लूकोज का होता है विखंडन। मैंने आपको बताया भी था, ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन। और विखंडन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा प्लस में आपका जल बनता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, वापस अब कार्बन डाइऑक्साइड रखना नहीं, उसको वापस क्या करना, बाहर निकालना है। तो वापस फिर रक्त क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन लेकर गया था, रक्त ही लेकर गया था कोशिका के पास। तो वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त ही लेकर आता है किसके पास, इस वायु कुपिका के पास। तो वही तो पूछ रहा है किसके पास लेकर आ रहा है, तो कुपिका के पास लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा, अब फिर जैसे हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसके द्वारा ही तुरंत बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना, बस इतना। तो बाकी लंबा चैप्टर है, मैंने आपको काम की चीज़ बस बता दी। ठीक है ना। तो कुपिका के द्वारा ये होता है। और ग्रसिका क्या होता है, ग्रसिका बस कुछ नहीं, जो आपका इसको बोलते हैं भोजन नलिका। क्या बोलते हैं ग्रसिका को, भोजन नलिका बोलते हैं। ठीक है ना। ग्रसिका, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक है ना। चलिए, और अमाशय को पेट बोलते हैं। अमाशय में क्या पाई है, ऐसे इस प्रकार से अमाशय आपका होता है कुछ इस प्रकार से। अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें आपका बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, सिर्फ बहुत सारी नहीं,
पेप्टिक कोशिका इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। और एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं इसमें, पेप्सिन एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं अमाशय में, ठीक है ना। आंत, आंत दो प्रकार की, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन छोटी आंत का व्यास कम होता है, बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देखिए साथियों, अगर कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को देख रहा है ना, तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो दूरदृष्टि दोष है। देखिए कैसा करिश्मा है। अगर दूर का वस्तु देख रहा है तो उसको कौन सा बीमारी है? दूरदृष्टि दोष है। अगर आपसे पूछे कि दूर की वस्तु को देख सकता है, नज़दीक को नहीं देख सकता है, तो कौन सा दोष हो गया? दूरदृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। ये पॉइंट लिख लीजिए, कौन सा लेंस? उत्तर लेंस, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अगर निकट का देख पा रहा है, निकट देख रहा है, दूर नहीं देख पा रहा, तो कौन सा लेंस? तो बोलिएगा ये हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गया। अब एक होता है साथियों जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दूरदृष्टि दोष। हम शॉर्ट में लिख देते हैं जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। तो जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें ना ही नज़दीक का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। बेसिकली जरा का मतलब बुढ़ापा, और जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये बुढ़ापे में होता है। जब सिलेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है तो वो आपका क्या होता है, ना ही वो दूर का देख पाएगा ना ही नज़दीक का देख पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा? अब ना ही इसमें नज़दीक देख पा रहा ना ही दूर, तो नज़दीक देखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, और दूर देखने के लिए उपयोग करते हैं साथियों अवतल लेंस। यानी कि इसमें दोनों लेंस लगाएंगे, तो दो फोकस, तो बोलेंगे द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलेंगे? द्विफोक्सी लेंस। समझ गए ना? चलिए, उम्मीद है कि ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं उच्च क्षमता का उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। जब इसको गर्म करते हैं साथियों, गर्म करेंगे तो ये क्या बनता है? ये बनता है साथियों आपका, ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। प्लस में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, अब प्लस में साथियों आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये इस प्रकार से रिएक्शन हमारा होता है। इस प्रकार से रिएक्शन हमारा जो है, इसको हटा दें, इस प्रकार से देखिए रिएक्शन हमारा होता है। देख लीजिए कौन सा हुआ। तो फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड है इसमें, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बना है। तो सिंपल ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अच्छा, आप कमेंट करके बताइए, बहुत बार हम बता दिए हैं और इसका चैप्टर परिवेश किए हैं। अपघटन हम बोल ही दिए आपको, चलो बोल दिए तो हटाओ। ये आपका क्या है? अपघटन अभिक्रिया। हम आपसे पूछते, चलो बता दें तो कोई बात नहीं। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? ये देखिए, ये तीर के बाएं साइड जो है ना, एक ही आपको यौगिक दिखेगा। तो देखिए एक ही यौगिक है, लेकिन दाएं साइड बहुत सारे पदार्थ हैं। तो इस प्रकार का रिएक्शन अपघटन होता है, वियोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? जो आपका 26 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, और उससे पहले भी जो शिफ्ट था उसमें भी डिटेल बताया। लगातार हम आपको एक समझिए, एक तरह से चैप्टर खत्म हो जा रहा है आपका एनालिसिस में, समझिए बहुत सभ्य चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभ्य चैप्टर हम कवर करवा रहे हैं आपको, तो इसलिए बहुत फायदा है। तो मुकुलन द्वारा, तो देखिए हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, बिल्कुल सही है। हाइड्रा में एक और चीज़ होता है, हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है। हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्जनन भी होता है, रीजनरेशन। तो हाइड्रा में क्या हो गया? मुकुलन भी होगा और पुनर्जनन भी होता है। समझ गए ना? तिलचट्टा आपका किस में आता है? तो ये आपका आता है, तिलचट्टा आता है आपका ऑर्थोपोडा संघ में आता है। तिलचट्टा किस में आता है साथियों? ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? जिनके पैर आपस में जुड़े रहते हैं उसे ऑर्थोपोडा कहते हैं। तिलचट्टा का पैर आपस में जुड़ा रहता है तो ये ऑर्थोपोडा में आता है, ठीक है ना। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। इस सब पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है ना। तिलचट्टा कैसे सांस लेता है? तिलचट्टा त्वचा से सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। समझ गए ना? हाइड्रा के बारे में बता ही दिए हैं। मेढक आपका क्या होता है? मेढक उभयलिंगी होता है। मेढक उभयलिंगी होता है। मेढक किसका पार्ट होता है? ये होता है उभयचर का परिवार है। किसका परिवार है? उभयचर का परिवार है, ठीक है ना। मेढक त्वचा फेफड़ा दोनों सांस लेता है। जब मेढक पानी में है तो आपका त्वचा सांस लेगा, जमीन पर है तो फेफड़ा सांस लेगा। सॉरी, हम गलती बता दी ना, उभयलिंगी आपका मेढक नहीं होता है। एक मिनट, मैंने केचुआ उभयलिंगी होता है ना, मेढक आपका उभयलिंगी, मेढक आपका एक लिंग होता है, क्योंकि मादा मेढक अलग होता है, नर मेढक अलग होता है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया मेढक के बारे में वो सही था। केचुआ के बारे में मेरे को बताना था, मैंने स्पीड में कुछ बोल दिया। केचुआ आपका उभयलिंगी होता है। केचुआ साथियों क्या आता है? उभयलिंगी।
उभयलिंगी का मतलब साथियों क्या होता है, जिनमें एक ही जनक में एक ही जीव में दोनों नर और मादा दोनों पाया जाता है, उसे उभयलिंग कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, बाकी आपको पता ही है। केचुआ किसका पाठ है, एनालिडा का। किसका पाठ है, एनालिडा समूह का पाठ है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ के आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो चैनल का मतलब यहाँ पर कार्य समझ लीजिए, कुछ से कुछ साला रेलवे लिख देता है। चैनल का मतलब कार्य समझ लीजिए, ठीक है ना। जाइलम ऊतक, मैंने आपको 26 नंबर का सेकंड चीट बताया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम इक्वल टू संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब क्या हुआ कि जो क्या करते हैं, पौधों में पोषक तत्वों को या जल और खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम करते हैं, उसे संवहन ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम इसमें आता है। जाइलम कितने पार्ट, 4 पार्ट, फ्लोएम के भी 4 पार्ट। बोल दे क्या, चलो बोल देते हैं। जाइलम के 4 पार्ट कौन है, 2 पार्ट तो इसी में हो गया, वाही सभ्य पार्ट दिया है, तो फिर बोल जाइलम का 4 पार्ट, एक वाहिका और वाहिनी का 2 पार्ट हो गया, और एक होता है जाइलम रेशा, एक होता है जाइलम रेशा, और एक होता है जाइलम मृदु तक, 4 पार्ट हो गया। उसी तरह फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, चाली नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु तक, 4 पार्ट दोनों के होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो वाहिनी वाहिका जो है, 4 पार्ट पता है ना, तो वाहिनी और वाहिकाएं जो है ये जल संवाहक का कार्य करता, मतलब जल पहुँचाने का कार्य करता है। जाइलम जल और खनिज लवण पहुँचाता है, लेकिन जाइलम में भी कौन सा पार्ट, वाहिनी और वाहिकाएं वाला पार्ट जो है आपका क्या करता है, जल संवहन चैनल ये आपके क्या करते हैं, बनाते हैं। और बताएं, जिससे कि और बताते हैं जाइलम का और पार्ट। जाइलम मृदु तक की बात करें, ये भी जाइलम का ही पार्ट है। जाइलम मृदु तक की बात करें, जाइलम मृदु तक की बात करें, ये क्या करता है साथियों, ये भोजन का संचय करता है। ये क्या करता है, भोजन का संचय यानी कि पैकेजिंग का काम करता है। जाइलम मृदु तक क्या करता है, ये पैकेजिंग का कार्य करता है। और जाइलम ये हो गया। और ये बात ध्यान रख लीजिए, इससे क्वेश्चन और क्या पूछ जाते हैं कि जाइलम का कौन सा पार्ट सजीव होता है, तो ये आपका जाइलम मृदु तक क्या साथियों, सजीव कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। एक और पार्ट है, वो कौन सा है, जाइलम तंतु। क्या है, जाइलम तंतु। ये क्या करता है साथियों, ये पौधों को, ये आपका मृत होता है। ये क्या होता है, मृत होता है, इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि निर्जीव बोल सकते हैं। जाइलम का ये निर्जीव पार्ट है। ये क्या करता है, ये सहारा देता है पौधों, क्या करता है, सहारा देता है और दृढ़ता प्रदान करता है जाइलम ऊतक को। दृढ़ता मतलब कठोरता प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परनोद, दाब और क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। साथियों मैं बता दूं कि आपका परनोद बराबर जो होता है ना, परनोद बराबर साथियों होता है, ये होता है आपका दाब बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बटे क्षेत्रफल होता है। परनोद आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, दाब पढ़ा है ना, उसी टाइप का कुछ परनोद भी। परनोद को इंग्लिश में थ्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में टी बोलेंगे। और प्रेशर दाब हो गया और आपका क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है ना। तो ये इनका संबंध पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर सूत्र क्या हो गया, पी बटे नीचे कर देते 1, तो गुना कर दीजिए, तो क्या होगा आपका, तो यह साथियों आपका हो जाएगा। अच्छा गलती कर दिया मैंने कुछ ना, मैंने लगता है कुछ गलती कर दिया, 1 मिनट। दाब बराबर होता है, सॉरी, दाब बराबर होता है परनोद बटे क्षेत्रफल, गलती हमने लिख दिया। दाब बराबर होता है परनोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। दाब का वैल्यू P और परनोद क्या हो गया आपका T, और ये आपका क्या हो गया A, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, तो T गुना 1 T और P गुना A P, तो T बराबर होता है P, T बराबर क्या होता है P, तो T बराबर P, ये सही संबंध है। अब मैं आपको बताता हूँ परनोद साथियों क्या होता है। परनोद क्या होता है, परनोद साथियों क्या होता है, दाब के तरह ही होता है। दाब क्या होता है, किसी एकांक सतह पर लगने वाले क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, किसी एकांक सतह पर लगने वाले क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन परनोद साथियों क्या होता है कि मान लीजिए आपका सतह है, इस पर अगर लंबवत दाब लग रहा है ना, लंबवत बल लग रहा है, तो इस प्रकार के जो दाब को कहेंगे परनोद कहेंगे, समझ गए ना। लंबवत बस होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आपका आगे क्वेश्चन, हाँ ये देखिए। अब बताइए अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है, कल ही परसों तो पूरा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए जाके। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है भाई, अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका ये वाला पार्ट हम पोत देते हैं, इसके बीच एक रेखा खींचते हैं, जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, इसके दोगुना दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। तो कह रहा है वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो वक्रता केंद्र बोलिएगा, ये आपका दर्पण है ना, दर्पण के सामने होता है। तो सिंपल बात है, और क्या ही इसमें कुछ करना हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन विलियन से आया हुआ है। कह रहा है 1 विलियन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 ml अम्ल है, तो विलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। साथियों पहले क्या क्या वैल्यू दिया उनको लिख लेते हैं। विलय, अच्छा मैंने आपको बताया ना विलय और विलायक क्या होता है, बहुत बार बताया है। विलय मतलब जो विलियन में कम मात्रा में हो, विलायक मतलब जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में हो। तो ज़्यादा कौन है यहाँ पर, ज़्यादा 120 है, तो हम कहेंगे कि पानी आपका 120 और पानी का जो विलायक, तो बोलेंगे विलायक आपका क्या साथियों है, विलायक बराबर आपका हो गया 120 ml। विलायक क्या हो गया 120 ml, और आपका पानी जो है साथियों, सॉरी पानी का है, पानी तो विलायक हो गया, विलय जो आपका है वो कितना है, वो आपका है 40 ml, ठीक है ना। अब बताइए विलियन क्या होता है। अब बोलिएगा सर विलायक और विलय को जोड़ दीजिए, कितना बार तो बताए हैं। तो विलियन आपका हो जाएगा, विलियन बराबर क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 40 160, तो 160 ml क्या हो गया आपका विलियन हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है आयतन परसेंट, तो आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा सर विलय का आयतन, तो विलय का आयतन कितना दिया है 40, अब बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना निकाल 160, अब गुना हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 100, गुना क्या करते हैं 100, अब कटा दीजिए ना, 40 से कटेगा तो 40 चौके 160, और 4 से कटेगा तो 4 25 से 100, तो कितना आ गया 25%, तो 25% क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान चलिए यहाँ पर पूछ देता द्रव्यमान प्रतिशत, क्या पूछता द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है सेम होता है, क्या होता है साथियों सेम होता है, ऊपर बस करते विलय का द्रव्यमान, अब बटे नीचे करते विलियन का द्रव्यमान, समझ गए ना, गुना 100 कर देते, इस तरह से बना लेते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, तो ये क्या कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है कि जैसे रिएक्शन होता है, जैसे मान चलिए C+O2 मिलकर क्या बना CO2 बना, तो तीर के बाएं साइड अभिकारक होता है, तीर के दाएं साइड उत्पाद होता है, तो दोनों साइड जो है ना परमाणु का संख्या क्या रहेगा समान रहेगा, ये क्या होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। यानी कि द्रव्यमान को हम ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वही कह रहा है सृजन ना तो सृजन ना ही विनाश, सृजन मतलब बनाना और विनाश मतलब खत्म करना, तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जिस तरह आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना तो बनाया सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ उनका रूप बदला जा सकता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह एक आवेश संरक्षण का भी नियम है नहीं, तो इस तरह से आपका ये दिया गया। और बताएं चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम साथियों क्या होता है, बेसिकली चार्ल्स का नियम साथियों गैसीय नियम से संबंधित है, किससे संबंधित है गैसीय नियम से। गैसीय नियम से कौन कौन संबंधित है, चार्ल्स का नियम हो गया, आपका बॉयल का नियम हो गया, ये सब आपका क्या है, और आपका जैसे कि गेलुसाक का हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं गैसीय नियम होते हैं, ठीक है ना, ये आपका एक अलग चैप्टर होता है। तो चार्ल्स के नियम में कहा किया जाता है, तो पहला आप बात क्या रखें चार्ल्स का नियम किससे संबंधित था गैस से संबंधित था। चार्ल्स के नियम में क्या होता है, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है नियत दाब होना चाहिए, फिर से बोलते हैं नियत दाब पर गैस का निश्चित द्रव्यमान, गैस का निश्चित द्रव्यमान क्या होता है उसके परम ताप का समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर के, ये आपको गैस का आयतन हो गया और ये आपका टेम्परेचर के समानुपाती हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर हम बात करते हैं हेनरी का भी नियम देख लेते हैं। हेनरी का नियम क्या होता है, ये आपका संबंधित है साथियों, ये आपका संबंधित है विलेयता से, किससे संबंधित है विलेयता से। विलेयता मतलब घुलनशीलता, विलेयता मतलब घुलनशीलता, किसकी घुलनशीलता किसमें, तो ध्यान रखिएगा हेनरी का नियम खुद हेनरी ने, चार्ल्स वैज्ञानिक के नाम पर इन सब का नियम दिया गया है। तो हेनरी का नियम में क्या कहा साथियों कि गैस को जो है ना, गैस को द्रव में घोला जाना है, गैस को किस मान चलिए इसमें द्रव है, इसमें क्या द्रव है, तो किसी गैस को इसमें घोला जाता है, और गैस को घोलने के लिए इतना आसान गैस को हमने इतना आसान नहीं है कि गैस को आसानी से घोल सकते हैं, इस पर क्या दाब लगा के इसमें घोला जाता है, तो गैस को दाब द्रव में घोला जाता है ना, तो ये नियम क्या है हेनरी का नियम है, क्या साथियों ये हेनरी का नियम होता है, ठीक है ना। और हेनरी के नियम में क्या होता है हेनरी नियतांक होता है, क्या होता है हेनरी नियतांक, और इसके उपयोग बता दें, चलो इसका ये भी हम लिख देते हैं। तो इसका आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि हेनरी नियतांक में क्या होता है कि m जो होता है ना साथियों वो क्या होता है आपके आंशिक दाब पर समानुपाती, यानी m बराबर p हो गया, ठीक है, m बराबर क्या p, तो m बराबर हटाएं समानुपाती हटाएं तो kp हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या है हेनरी नियतांक m क्या है द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, p आपका क्या है गैस पर लगाया गया दाब, समझ गए ना। ये आपका वैसे इतना ये सब नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा NCERT से बाहर आता है, मतलब कि क्योंकि आपका जो है जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में थोड़ा सा ये कम आता है, ठीक है ना, तो ये मुझे लगता नहीं आता, फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्या पता आ ही जाए, ऑप्शन में दिया है तो कोई ठीक नहीं पूछ भी सकता है, रेलवे का अपना मान है, ठीक है ना। और उष्मागति का नियम क्या है, इसके 3 नियम होते हैं, कितने नियम 3 नियम, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए तीसरा नियम जो है उसे शून्यवां नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं शून्यवां नियम, ये याद रख लीजिए। उष्मागति का 3 नियम होता है, तीसरा नियम जो है वो क्या कहलाता है शून्यवां नियम कहलाता है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए फिर है प्रतिवर्ती
चाप तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन साथ यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है आपको अच्छे से हम बताते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही रिफ्लेक्स चाप बनता है, यानी कि प्रतिवर्ती चाप बनता है। साथियों होता क्या, प्रतिवर्ती का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रतिवर्ती का मतलब होता है अचानक होने वाली क्रिया। क्या होती है? अचानक होने वाली क्रिया। जैसे मान चलिए कि आपका हाथ है, आपको क्या चाहती है? हाथ है, और हाथ है, अगर आपके हाथ पर मान चलिए कि कोई चीज़ फेंक दिया, मतलब कोई ठंडा चीज़ अचानक रख दिया, आपका हाथ है, कोई एकदम बहुत ठंडा चीज़ आपके हाथ पर रख दिया, आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो तुरंत हाथ जो हटाए मतलब आप क्या किए? प्रतिवर्ती क्रिया किए। क्या किए? प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती मतलब हाथ क्यों हटाएं आप? आपके हाथ पर बर्फ दे दिया या कुछ भी चीज़ दे दी जिससे कि आपको दिक्कत हो, तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। क्यों तुरंत हाथ हटाए जानते हैं? काहे कि साथियों जैसे आपके जिस अंग पर वो कुछ भी पड़ा तो वहाँ से क्या है साथियों, मैसेज गया तुरंत स्पीड में आपके मेरुरज्जु तक, एक संवेग के माध्यम से, आवेग के माध्यम से, पूरा तंत्रिका तंत्र में। तो जिस रास्ते से गया ना मैसेज, वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। और जिस जो क्रिया हुई वो प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये किस में बनते हैं? ये मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है ना। चलिए आप हमें एक बात कमेंट करके बताइएगा कि मेरुरज्जु से जो है कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है ये आप बताइएगा। ठीक है ना। मस्तिष्क का मैं बता देता हूँ, मस्तिष्क में 12 जोड़ी निकलती है। आप हमें तंत्रिका तंत्र का बताइएगा, हमने आपको बताया। ठीक है ना। बाकी अगर मस्तिष्क का बात करें, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना। और अगर मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, कौन कौन होता है? लिख देते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों किसके पार्ट हैं? अगर मस्तिष्क के पार्ट, ध्यान रखना। और बात करें, और बात करते हैं, मेरुरज्जु तो बता ही दिए। अनुमस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? तो इसके साथ ही 3 पार्ट होते हैं, पोन्स मेडुला, 2 ही पार्ट होता है ना, पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है ना। मध्यांश, इसके 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा और कार्पोरा एक और होता है शायद, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। मध्यांश के 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा और एक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है ना। कार्पोरा और एक कुछ करके ऐसा होता है। ठीक है ना, माइंड से अचानक निकल हुआ। ठीक है, तो कार्पोरा, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर मस्तिष्क, हालांकि मैं आपको यहाँ पर मुझे याद आएगा तो मैं इसे एडिट करके दे दूँगा। ठीक है। अगर मस्तिष्क मैंने बता दिया, मेरुरज्जु के बारे में बता दिया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मेरुरज्जु कितने पार्ट होते हैं, तो मेरुरज्जु के साथियों आपके क्या होते हैं, सॉरी पार्ट नहीं, मैंने इससे क्या पूछा, इसमें कितने जोड़ी तंत्र का तंत्र निकलते हैं वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार गति है? ये कह रहा है प्रत्येक सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है वो? 10 मीटर में। और प्रत्येक से फिर 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है? 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर। तो इस तरह से करके, तो यानी कि ऐसा हो गया, 1 सेकंड में कर रहा है 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड यानी 2 सेकंड में कर रहा है 20 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड 3 सेकंड में कर रहा है 30 मीटर। तो समय का भी गैप समान है और डिस्टेंस का भी गैप समान है। तो इस प्रकार की दूरी कहते हैं आपका एक समान गति, यानी कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो आपका एक समान गति होता है। सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ में है नहीं आपका। अब देखते हैं और क्वेश्चन, लगता है नहीं, अच्छा ये है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपका क्या होता है? प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित किस धातु बनाया था? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, निकल होता है और प्लस में क्रोमियम होता है। ये दैट आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील क्या प्रकार का मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिश्रित करने पर जो पदार्थ बनता है वो मिश्र धातु कहलाता है। ये सब पढ़ाए हुए हैं धातु चैप्टर में। तो लोहा, निकल, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनाएगा। ठीक है, बाकी और देखते हैं, इधर देखते हैं। कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में मध्यमा जो है उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है? देखिए मध्यमा दर्शाता है धारा को। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं? तो बल। ये लिख लीजिए, पूछ देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज कहाँ करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? बल ज्ञात करने के लिए। किस चीज़ के लिए? बल ज्ञात। देखिए बौ से बाएं, बौ से बल, बौ से बाएं, बौ से बल। और एक और होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दायां नियम, सॉरी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये क्या दर्शाता है? तो ये यूज करते हैं धारा ज्ञात करने के लिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, 2 से दायां, 2 से धारा समझिए, 2 से दायां, 2 से धारा समझिए,
और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बॉ से बायां बॉ से बल, दोनों याद हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का बल ज्ञात करने के लिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का धारा ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है साथियों, बायां और दायां दोनों नियम में क्या करते हैं कि हम अपने मध्यमा उंगली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इसी 3 उंगली को जो है, इसी 3 उंगली क्या करते हैं, देखिए इसी 3 उंगली का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इस तीनों उंगली को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों आपस में क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हम सजा देंगे तो मध्यमा आपका धारा की दिशा बताएगा, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा। इशारा पूर्ण लिख लीजिए। मध्यमा क्या बताता है, दायां हो कि बायां, सब में एक के रूल है। मध्यमा क्या बनाएगा, बताएगा धारा की दिशा, और तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बताएगा आपका, अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाली बल की दिशा। तो मध्यमा के बारे में पूछा है तो क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। समझ गए ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब फिर साथियों आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ठोस CO2 के यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, ठीक है, दाब को वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो ठोस जो CO2 आपका होता है, ठोस CO2 होता है, इसको वायुमंडलीय दाब अगर कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, द्रव से सीधे किस में बदल जाएगा, ये गैस में। तो सिंपल इसका इसमें ये मैंने आपको बताया। और ये पहला चैप्टर का प्रश्न साथियों, पदार्थ के, हमारे परिवेश पदार्थ, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, गलन क्या होता है ना, वाष्पीकरण क्या, सब आप उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु के द्वारा जो हमारे ऊपर दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। स्पैचुला में नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आपका साथियों क्या होता है, ये आप क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में क्या बता, और आपको पता है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो क्या निकलती है साथियों आपकी, ये निकलती है पीली ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है, पीली ज्वाला निकलती है, ठीक है ना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाया जाएगा तो क्या स्वच्छ ज्वाला निकलती है। स्वच्छ ज्वाला कैसी होती है, नीली होती है, ठीक है ना।